Hello guys, what's up? I hope you all are doing fine. This is me, Mir Wahid, and today I am going to teach you the important things which is needed for the examination point of view. राइट तो इसमें हम किस किस चीज का ध्यान रखना है, क्या हम पढ़ने वाले हैं, क्या नहीं पढ़ेंगे, वो सब कुछ हम आज देखेंगे। ठीक है, so the most important thing which we need to understand in this portion which is given in your syllabus, जो आपके सिलेबस में, जैसे कि बहुत सारे बच्चों का ये कहना है सर रीजनिंग स्टार्ट क्यों नहीं हुआ, मैथ स्टार्ट क्यों नहीं हो रहा है, किसमें, जो आपका JKPSI का सिलेबस है। ठीक है, केस में तो पता ही है कि इसमें सीसेट का पोर्शन है, लेकिन ये स्टार्ट क्यों नहीं होता है, क्या स्टार्ट क्यों नहीं होता है, एक मैथ्स और रीजनिंग स्टार्ट क्यों नहीं होता है, ये समझना जरूरी है यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि अभी ऑफिशियल सिलेबस नहीं आया है। ऑफिशियल सिलेबस आ जाएगा, ऑफिशियल सिलेबस आ जाएगा तो हम इसको क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। लेकिन तब तक हम क्या करेंगे, कुछ बेसिक चीजें जो है, जो हमें अंडरस्टैंड करना है, वो में आपको बेसिक चीजों पे ज्यादा महारत होनी चाहिए। जो भी आप जिस भी एग्जाम के लिए तैयारी करो, उस एग्जाम की आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। जैसे कि अगर हम बात करेंगे मैथ्स की बात करें, मैथ्स में आपको क्या चीज ध्यान में रखना है, सबसे पहला पॉइंट ये है कि आपके पास एक स्टैंडर्ड बुक होनी चाहिए। स्टैंडर्ड बुक किस लिए होती है, प्रैक्टिस के लिए, ये आपको प्रैक्टिस के लिए होता है, ये आपको याद रखना है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, आपके पास बेसिक कॉन्सेप्ट्स होने चाहिए, स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो होने चाहिए वो स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। ठीक है, स्ट्रॉन्ग इन द सेंस जो भी आप पढ़ रहे हो आपको अप्लाई करना आना चाहिए। मतलब अगर आपको क्वेश्चन को करने में टाइम भी लगता है, दैट डजंट मैटर, मतलब क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए। ठीक है, पहले अटेम्प्ट में या पहले 2 बार अगर आप करते हो, आपको टाइम लगता है लेकिन क्वेश्चन एक्यूरेट निकलता, आंसर निकलता, तो दैट मींस आपने अपना काम सीख लिया है। थर्ड पॉइंट आपका ये है कि आपको क्या होनी चाहिए, प्रैक्टिस सफिशिएंट होना चाहिए, प्रैक्टिस सफिशिएंट होनी चाहिए, प्रैक्टिस सफिशिएंट आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, नंबर 4 की अगर बात करेंगे, नंबर 4 में आपको पास क्या होना चाहिए, आपको जो भी एग्जाम आप तैयारी करो, जैसे कि आप करते हो SI पुलिस की तैयारी कर रहे हो आप, या JKPSC की तैयारी कर रहे हो आप, ठीक है, आपके पास क्या होना चाहिए, अगर ये JKSSB कंडक्ट करवा रहा है, ये एग्जाम कर रहा है, तो दैट मीन्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रीजनिंग और मैथ्स के होने चाहिए आपके पास। JKPSC का आपको 2018 जब से CSET आया, और 2019, 2020 सॉरी 2000 सॉरी नेक्स्ट ठीक है 2021 और 2020 और 2021 के जो भी पेपर्स हैं वो सभी आपके पास होने चाहिए। रीजनिंग के मतलब जिसको आप CSAT आप बोलते हो, ठीक है, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, ये आपके पास होना चाहिए। यहां तक ये क्लियर हो गया। और फिफ्थ क्या होना चाहिए, फिफ्थ आपके पास होना चाहिए, आपको ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, जिससे आपका टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए, कि जब आप कॉन्सेप्ट्स को समझ रहे हो, क्या आप क्वेश्चन को टाइम के अंदर करते हो या नहीं करते हो, ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके सामने है। ये चीजें समझ में आ गई, जिन जिन पॉइंट्स पर आपको फोकस करना है वो आपको याद रखना है। एक ये पॉइंट, दूसरा ये पॉइंट, तीसरा ये, चौथा और पांचवा ये वाला पॉइंट। चलो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज पे जब हम चलते हैं, मैंने आपको बताया कि जैसे कि अगर आप मैथ स्टार्ट कर रहे हो, ध्यान से समझो, मैथ्स हो, इंग्लिश हो या रीजनिंग हो, अगर आप मैथ स्टार्ट करते हो, आपको पहले वो वाला यूनिट और वो वाला चैप्टर पढ़ना है जिसके ऊपर बाकी सभी चैप्टर्स डिपेंड हैं, जिसके ऊपर बाकी सभी चैप्टर्स लिंक्ड बोलो या डिपेंड्स, ठीक है, या लिंक बोल सकते हो आप या डिपेंड आप बोल सकते हो। जैसे कि एक चैप्टर आता है आपके पास परसेंटेज, जो ही आप परसेंटेज पढ़ते हो, परसेंटेज के साथ लिंक क्या है, रेशियो प्रपोर्शन, आप तब तक नहीं कर सकते अच्छे से, रेशियो और प्रपोर्शन। आपके पास क्या है, स्पीड एंड टाइम दिया होता है,
स्पीड एंड टाइम, आपके पास क्या है, वर्क एंड टाइम आपके पास दिया गया है, स्पीड टाइम और डिस्टेंस जिसको आप बोलते हो, ठीक है। और क्या आपके पास है, आपके पास है और भी बहुत टॉपिक्स हैं, बोट्स के टॉपिक्स आपके सामने होते हैं जिसको स्ट्रीम्स आप बोलते हो, ठीक है। बोट्स एंड स्ट्रीम्स, इसके ऊपर क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। मतलब अगर आप जैसे और एक इंपॉर्टेंट है जिसको बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। अगर आपका परसेंटेज पे अच्छी कमांड है, अगर आपकी परसेंटेज पे अच्छी कमांड है, दैट मीन्स आप बाकी सभी टॉपिक्स को कर सकते हो, ठीक है। देखो जब आप क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट को समझोगे, कॉन्सेप्ट को समझने के बाद आपको वो प्रैक्टिस जो आपको टीचर क्वेश्चंस दिखाएगा, उन क्वेश्चंस को आपको देखना है और खुद प्रैक्टिस करनी है और आंसर निकालना है, ना कि उसका सॉल्यूशन देखना है। जैसे कि टीचर आपका मैथ्स पढ़ाता है तो वो आपको एक कॉन्सेप्ट उसने दिया आपको और उस पे क्वेश्चंस 2-3 लगा लिए उसने। अब आप घर जाकर मतलब रफ कोड क्या करना, उस क्वेश्चन को देखना और खुद प्रैक्टिस करनी है, खुद प्रैक्टिस करने विदाउट लुकिंग एट द सॉल्यूशन। तो आपको देखना वो क्वेश्चन आंसर ठीक निकल रहा है नहीं, कहां पर भूल गया हूं मैं वो पता होना चाहिए, क्यों भूल गया वो भी पता होना चाहिए। उसके बाद जब वो 3 क्वेश्चंस आपने लगा लिए जो टीचर ने दिखाया था, ना कि उसको सॉल्यूशन नहीं देखना है, सिर्फ वही कि उसने क्या बोला था किस तरीके से करना है उसी तरीके से, फिर आप बाकी क्वेश्चंस को खुद प्रैक्टिस करोगे। जब क्वेश्चन को प्रैक्टिस करोगे आप, बाकी क्वेश्चंस को आपको उसका नहीं आता है, आप उसका सॉल्यूशन देख सकते हो। और सॉल्यूशन में वही सॉल्यूशन जब आप देखो आपको पता चलना चाहिए जो मैं सॉल्यूशन देख रहा हूं कहां पर मैं फंस गया। आपको क्यों ना 15 मिनट लगे क्वेश्चन को सॉल्व करने में, क्योंकि वही कॉन्सेप्ट फिर बाकी एग्जाम बाकी क्वेश्चंस में भी आपको लगाना होता है। मतलब मैथ्स में आपको क्या करना पड़ता है, सेल्फ स्टडी सफिशिएंट होनी चाहिए। सेल्फ स्टडी रीजनिंग और इसमें सेल्फ स्टडी इसलिए होती है क्योंकि यहाँ पर इसमें प्रैक्टिस करना ज्यादा होता है। वो प्रैक्टिस क्यों करनी है इतनी ज्यादा, सर प्रैक्टिस तो आप बोल रहे हो लेकिन प्रैक्टिस क्यों इतनी ज्यादा करनी है, ऐसा क्या है? प्रैक्टिस से आपको क्या मिलेगा? प्रैक्टिस से आपको कॉन्फिडेंस जो है ज्यादा से ज्यादा आ जाएगा। प्रैक्टिस से आपको क्या आ जाएगा? कॉन्फिडेंस आ जाता है, ठीक है। कुछ वैल्यूज मैं लिखूंगा यहाँ पर, जैसे कि जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, वो है आपका जो बोलते हो कि एक यूनिट है आपके पास जिसको बोलते हैं परसेंटेज। परसेंटेज का बेसिक्स क्या है सर, वही मैं आपको समझाऊंगा, आपको खुद अंदाजा लगेगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। परसेंटेज का बेसिक्स क्या है? परसेंट का मतलब होता है सेंट, 100 होता है, 100 होता है, ठीक है। और आप जब लिखते हो उसको सामने से इससे डिनोट करते हो, ये हो गया परसेंट। 100% है, 1% है, 10% है, 20% है। और ये 100 जो होता है ये किसके बराबर होता है? आपको पता है 1 रिप्रेजेंट क्या करता है? 100 को रिप्रेजेंट करता है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, ठीक है। अगर मैं आपको बोलता हूं आपके 250 मार्क्स आ गए, 250 मार्क्स आ गए आपको, अच्छा कितने में आ गए? 500 में आ गए। अच्छा ये कितना 500 हो गया आपका मैक्सिमम मार्क्स, मैक्सिमम मार्क्स आपका ये 500 है। और आपको बताता हूं मैं इस अपनी परसेंटेज बताओ आपकी कितनी परसेंटेज है? आप बताओगे सर मेरी परसेंटेज जो है, सबसे पहले जो आपने मार्क्स लिए होते हैं वो लिखोगे ऊपर, ठीक है। और उसके बाद कितने में से लिया है? आप बोलोगे 500 में से, और मल्टीप्लाई किससे करोगे? आप बोलोगे सर 100 से, क्योंकि परसेंटेज जो है वो 100 में निकाली जाती है। ये कैंसल, ये कैंसल, ये 0 और ये 0 कैंसल, ठीक है। फिर क्या आएगा यहाँ पर 5, यहाँ पर क्या करो 5 5 25 और 0 एज इट इज रहेगा। मतलब सर मेरी जो मार्क्स हैं वो 50% बन रहे हैं। 50% का मतलब हो गया आधा, 100 क्या हो गया? 100 क्या हो गया? 101 होता है ना, 101 होता है ना, तो 50 क्या होगा? आप बोलोगे सर 50% जो है वो आधा हो गया, वो आधा हो गया। मतलब आप क्या बोलोगे? सर ये हो गया 1/2। मतलब ये है, मैं बोलूंगा, आप बोलोगे सर 1/2 फिर किसके बराबर आ गया? आप बोलोगे सर 50% आ गया। फिर मैं बोलूंगा अच्छा 1/4 क्या आएगा? आप बोलोगे सर 1/4 का मतलब यही है ना, 1/2 इंटू 1/2, इस तरीके से भी लिख सकते हो। फिर क्या बोलोगे? अच्छा सर 1/2 तो ऐसे ही रखा मैंने, एक 1/2 और दूसरा 1/2 मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, 1/2 1/2, अपनी मर्जी है ना। अच्छा सर ये 1/2 तो मुझे पहले ही पता है, ये किसके बराबर है? सर ये तो 50% है ना। अच्छा और ये तो 50% हो गया, और क्या है? /2। जब इसको करोगे तो कितना आ जाएगा? आप बोलोगे सर ये 25% आ गया।
मतलब जब आपको एक वैल्यू पता है आप दूसरा वैल्यू निकाल सकते हो। मतलब यहाँ पर 1/2 50% है, इसका और हाफ करोगे 1/4 बनेगा, और 1/4 क्या आ गया, इसका मतलब 25%। यह आप इस तरीके से भी कर सकते हो। देखो मैंने लिखा 1/4, इस तरीके से भी आप लिख सकते हो। देखो आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, 1/4 आपने लिखा, मैं बोल रहा हूं आपको 1/4% में निकालो। आप बोलोगे सर 1/4 आपने बोला, जब आप परसेंटेज निकालते मल्टीप्लाई 100 से करेंगे। हाँ तो ठीक है ना, तो करो ना, 4 2s are 8, बचा कितना, ये 10 था, यहाँ पर बचा 2, ये बन गया 20, 4 5s are 20, मतलब सर अच्छा वो तो 25% हो गया ना। अच्छा तो वही तो मैंने लिखा 1/4 इसके बराबर 25% के बराबर। ये कुछ बेसिक चीजें जो आपको याद रखना है। इसी तरीके से मैं आगे चलता हूं, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। इसी तरीके से अगर मैं 1/3 लिखता हूं, आप क्या बोलोगे सर, अच्छा 1/3 आपने बोला, मतलब आप बोल रहे हो सर 100/3। इसके बाद में कुछ वैल्यूज आपको डायरेक्ट याद रखना है, लेकिन अभी समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छा सर आप तो ये बोल रहे हो, तो मतलब मेरा कहने का मतलब क्या है, मैं बीच में 3 ऐसे लिखूंगा, 3 को डिवाइड करो, यहाँ पर लिखोगे 3 3s are 9, ये तो 10 है ना, लेकिन 9 तक ही होगा। अगर 3 3s are 9 है, 3 4s are 12, लेकिन ये 10 तक ही है, तो 3 3s are 9 जो लोवेस्ट होता है, तो किया आपने 9, बचा कितना, इस 10 में से इस 10 में से क्या बचा, जब आपने 3 3s are 9 किया, ये नीचे 3 है, 3 से आप इसको ये काट करते हो, 3 3s are 9 हो गया, बचा कितना 1, ठीक है, इस 10 में से 1 बचा, वो 1 यहाँ पर इसको दे दोगे, इस 0 को, ये 0 क्या बनेगा 10 बनेगा, मतलब ये हो गया। अब ये 0 10 बन गया, अब फिर से वही आ जाएगा 3 3s are 9, फिर से यहाँ पर एक 0 होता है, ये 10 बनता है, तो वो मतलब वो 1 बन जाएगा, तो वो 1 यहाँ पर लिखोगे, मतलब 33 1/3 जो होता है ये हो गया 1/3। कुछ बात समझ में आ रही है? अब आप बोलोगे सर क्या ये ठीक है, हाँ बिल्कुल ठीक है। कैसे ठीक है, क्योंकि मैंने अगर बोला 1/3 जो है ये 33 1/3 है, मतलब इसका मतलब क्या होता है, परसेंट, ये परसेंट आ गया, इसका मतलब ये 100/3 आना चाहिए। 100/3 कैसे आएगा, देखो 3 यहाँ पर आप, इसका मतलब ये 33 + 1/3 होता है। ये जब क्रॉस करते हो, अरे यार नेक्स्ट, हाँ जब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हो, इसको इसके साथ करते हो, तो 3 3 यहाँ पर इस तरीके से आएगा, 3 3s are 9 × 3 + 1, ठीक है, +1 डिवाइडेड बाय क्या करोगे आप, डिवाइडेड बाय आप करोगे ये वाला 3, ये 3 3s are 9 आ जाएगा, ठीक है, ये 3 इसके साथ भी है, ये 3 इसके साथ मल्टीप्लिकेशन है, ये तो आ जाएगा ना इतना, +1 हो गया, डिवाइड बाय 3 आ गया, इज इक्वल टू आ जाएगा, इज इक्वल टू आ जाएगा आपको यहाँ पर 100/3। तो देखो यहाँ पर यही मैंने लिखा था 1/3 33 1/3, ये आया समझ। इसी तरीके से 1/4 मैंने बोला था आपको, 1/4 किसके बराबर आएगा, 100/4, तो वो किसके बराबर आएगा, 4 1s are 4 4 2s are 8। ये बेसिक कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, ठीक है, ये सब कुछ आना चाहिए, प्लस माइनस आना चाहिए। अगर इतना भी नहीं आता तो आप नहीं सीखोगे, आपके लिए मैथ्स बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। 4 तो 4 2s are 8, ये कितना है 10, ठीक है, तो बचा कितना 2 बचा, ये बन गया 20, फिर से 4 5s are 20, इसका मतलब ये हो गया 25% हो गया। उसके बाद 1/5 आप बोलोगे, 1/5 किसके बराबर है, आप बोलोगे सर 1/5 जो है वो आता है बराबर, 1/5 जो बराबर आता है सर वो आता है, ये हो गया 100/5 हो गया सर, वो आ जाएगा यहाँ पर 5 1s are 5 2s are 10, और ये 0 आ जाएगा, ये एज इट इज 0 ही लिखेंगे, इसका मतलब ये 20% आएगा। अब आप बोलोगे सर 1/4 25%, 1/5 20%, ऐसा कैसे होता है, ऐसा क्यों होता है? देखो अगर आपको याद होगा, मैंने पहले ही बोला आपको कि आपको क्या ध्यान में रखना है, एक सेकंड इसको सीधे करता हूं मैं, आपको क्या ध्यान में रखना है, आपको ये ध्यान में रखना है, मैंने पहले बोला था आपको 1 किसके बराबर है, 100% के बराबर, ये मैंने पहले ही बोला आपको। अब देखो ध्यान से देखो, मैंने बोला फिर 1/2 किसके बराबर है, 50% के बराबर, ये बोला था मैंने, लेकिन अब देखो रूल क्या है, 100% के बराबर होता है। अब ये 1 किसके बराबर आना चाहिए, 100 के बराबर आना चाहिए। अब देखो ये 1/2 है, ये यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर 50% लिखा मैंने फिर से। अब इसको क्रॉस करो इसके साथ, तो जब आप लिखोगे ये 1 एज इट इज रहेगा, ये 1 मैंने एज इट इज रखा, जब इसको 2 को क्रॉस कर इज इक्वल टू बीच में है, ये इज इक्वल टू बीच में यहाँ पर क्या है 50 × 2 आ जाएगा,
ठीक है, ये किसका 1 इज इक्वल टू 100 यहाँ पर आ जाएगा। और इस 50 के साथ क्या है परसेंटेज का मतलब देखो 100% के ही बराबर होता है। ये आप इसको चेक कर सकते हो। नेक्स्ट अगर चलते हैं, मैंने आपको बोला था 1/3 जो है वो किसके बराबर है सर वो 33 1/3 के बराबर है। अच्छा, और यहाँ पर क्या है साथ है परसेंटेज साथ है, तो इसका मतलब क्या है, ये मतलब 1 किसके बराबर आना चाहिए, आप बोलोगे सर 100% के बराबर आना चाहिए। अब देखो इसको क्रॉस करो, इसका मतलब क्या होता है 1/3 इज इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पर 33 प्लस 1/3, ये इसी तरीके से होता है ना जब आप लिखते हो। तो यहाँ पर जब इसको क्रॉस करते हो इसके साथ, तो 33 इंटू 3 ये हो गया, सॉरी ये हो गया 33 1 क्रॉस आपने किया ना, इसको जब क्रॉस करते हैं तो यहाँ पर ये डिवाइड हो जाए तो यहाँ पर इसके साथ मल्टीप्लाई आ जाएगा। ये प्लस एज इट इज लिखूंगा मैं यहाँ पर प्लस, और ये 1 एज इट इज लिखूंगा, ये 1 ऐसे आएगा। और ये होल डिवाइड 3 होता है, ये होल डिवाइड ये वाला 3 ये होल डिवीजन में आता है जब क्रॉस करता है, ये हो गया 3। इसका मतलब ये आ गया 99 और यहाँ पर प्लस 1 आ गया, यहाँ पर 3 आ गया, ये कितना बन गया, ये 1/3 बन गया। और यही किसके बराबर आएगा 100 डिवाइड बाई 3 आ गया। इसका आ गया समझ। अब इसका मतलब 1/3 किसके बराबर आ गया, आपने बोला सर 100 डिवाइड बाई 3% आ गया, ठीक है, 100 डिवाइड बाई 3%। अच्छा, तो ये इसका मतलब है आपको क्या करना है 100 के बराबर आना चाहिए। ये देखो ये 3 और ये 3 कैंसल, 1 इज इक्वल टू 100 के बराबर आता है। ये आया समझ। इस तरीके से आपको वैल्यू जो है याद रखना होता है। अब याद नहीं रखना है, रट्टा नहीं लगाना है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट के जरिए से मैंने आपको समझाया। जैसे मैंने आपको बोला 1/5 मैंने लिखा, कितना किसके बराबर है, आपने बोला सर ये 20% के बराबर है। 20% के बराबर इसलिए है क्योंकि जब इसको मल्टीप्लाई करोगे ये कितना बन जाएगा, ये 100% बन जाएगा, 20 इंटू 5 और ये 1 के बराबर आ जाता है। इसी तरीके से 1/6 जो होता है वो किसके बराबर है, आपको पता है वो होता है एक्चुअली 1/3 इंटू 2 होता है, 1/3 इंटू 2। 1/3 तो आपको पता है, ये वाला तो पता है आपको कितना बराबर हो गया 33 1/3 के बराबर। और जब इसके साथ डिवाइड बाई 2 करते हो, ये वाला 2 जब डिवाइड करते हो तो ये किसके बराबर आएगा 16 2/3 के बराबर आता है। ये आपको याद रखना है इसका वैल्यू, ठीक है, 16 2/3। अब आप बोलोगे सर ये 16 2/3 1/6 के बराबर है या नहीं है, बिल्कुल होता है। देखो किस तरीके से आप कर सकते हो इसको, 1/6 आपने लिखा, इसका मतलब क्या होता है 100 डिवाइड बाई 6%, ठीक है, 100 डिवाइड बाई 6 ये तो लिख रहे हो आप, ठीक है। डायरेक्ट में जब आप 6 के से डिवाइड करोगे आप तो ये क्या बन गया, यहाँ पर ये 6 आ गया, ठीक है। जब कर 6 1 जार 6, यहाँ पर आ गया ना 6 1 जार 6, 6 1 जार 6 आ गया, ये वाला यहाँ पर क्या था 10 40 बच गया, ठीक है 40, तो 6 6 जार 36, ठीक है, ये बन गया था 40, ये वाला 0 40 बन गया था, लेकिन ये 6 6 जार 36 बचा 4। कुछ बात समझ में आ रही है, बचा कितना यहाँ पर, बचा यहाँ पर 4। ऐसे देखो ये बचा, देखो 6 1 जार 6 ये बन गया, ये 10 था 40, 6 6 जार 36 बचा कितना 4 बच गया, ठीक है, बच गया 4, ठीक है। तो यहाँ पर पॉइंट आपने लिखा, सॉरी हाँ ये पॉइंट बच गया 4, तो ये बन गया 40, ठीक है, ये बच गया फिर से 6, ठीक है, ये बन गया फिर से 6। जब आप इसको पॉइंट्स में डालते हो ना तो 100 डिवाइड बाई 6 लिखते हो, 100 डिवाइड बाई 6 लिखते हो, ये इसी तरीके से आता है 16.6 आता है। मतलब जब ये होता है, ये जो होता है ये इस तरीके से आप लिखते हो, तो यहाँ पर एक और 6 भी आप कर सकते हो। जब आप आगे इसको करोगे कैलकुलेशन तो इसका मतलब ये 16 क्या रहेगा, ये 16 ही होता है। और 0.66 जो होता है, इस 0.66 का मतलब क्या होता है 2/3, और ये बन गया परसेंटेज। ये कुछ समझ में आया। या अभी मैंने क्या बोला था आपको, अभी मैंने बोला था आपको 1/3 के बराबर, और आपने क्या बोला था 1/3 33 1/3% होता है। इसका मतलब पता है क्या होता है, इसका मतलब होता है 33.33% होता है। ये 33 एज इट इज 33 ही रहता है, ये 33 एज इट इज 33 रहता है, लेकिन 1/3 जो होता है इसमें लगाना होता है ये 0.1/3 एक्चुअली होता है, मतलब 0.33 यहाँ पर आ जाता है। इस तरीके से भी आप ये लिख सकते हो। ये हो गया 1/6 भी। उसके बाद मैंने क्या बोला 1/7। 1/7 किस तरीके से लिखोगे, आप बोलोगे सर 100 डिवाइडेड बाई 7 और परसेंटेज लिखा आपने। अब क्या करोगे आप लिखोगे इस तरीके से, ये 7 एज इट इज रखा आपने,
ये 7 ठीक है, ये 7 जो है जब करते हो ये 7 बे इस तरीके से एक रूल होता है, ये 7 एज इट इज लिखा, लेकिन 7 को किसके साथ करना है, 10 के साथ। 7 1 7 आ गया, ये 7 1 7 आ गया, बचा कितना यहाँ पर, ये 7 1 7 आ गया ना, बचा कितना 3, ये क्या बनेगा अब यहाँ पर, ये 30 बनेगा ना, इस यहाँ से जो 3 देखो 7 1 7, यहाँ से इस 10 से 3 बच जाएगा, वो 3 कहाँ चला जाएगा, इस 0 के साथ, ये क्या बन जाएगा 30, 7 4 क्या बनेगा 28, इस 30 में कितना बचा 2, अब वो 2 कहाँ चला जाएगा, वो 2 यहाँ चला जाएगा। इस तरीके से आप लिख सकते हो 14 2/7, ये यहाँ पर परसेंटेज आ जाता है। अब इसका मतलब क्या होता है, ये 14 होता है, इसका मतलब क्या होता है, ये 14 होता है, और 20/7 का मतलब ये यहाँ पर 2/7 का मतलब 2/7, इसका मतलब 7 को 2 को 7 से नहीं हो जाएगा, तो ये ऐसे आ जाएगा 7 2s are 14, ठीक है, बचा कितना, बचा 6 7 7 7 8s are 56, मतलब 56 मतलब 14.28% होता है। तो ये 14 ही होता है, और 2/7 का मतलब क्या होता है 0.28। इस तरीके से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये पता होना चाहिए 2.7 का मतलब क्या होता है, आपको 0.28%, ठीक है, ये समझ में आया। तो शॉर्ट में आपको क्या याद रखना है, 1/7 का वैल्यू क्या होता है 14 2/7% होता है। अब आप कैसे चेक करोगे, ये मैंने आपको दिखा दिया था अभी। 1/8 की बात करोगे, 1/8 की बात करोगे, अगर आपको ये पता है 1/4 किसके बराबर है, आपने बोला था 25%। अच्छा, आपको क्या करना है फिर, आपको करना है 2 × 4, ठीक है, 2 × 4, ये 1/4 किस तरीके से है, ये 1/4 क्या किसके बराबर है 25% है ना, 1/4 ऊपर ही आपको पता है, लेकिन ये क्या बनेगा यहाँ पर, ये = 8 है ना, मतलब 4 2s are 8 आएगा ना, लेकिन 1/4 तो 25% लिखा, इस 2 को डिवाइड करो यहाँ पर नीचे, 25 का हाफ कितना होगा, आप बोलोगे सर 12, सॉरी यहाँ पर आप 12 1/2, 12 1/2 का मतलब होता है 12.50, मतलब ये 12 एज इट इज है, 1/2 का मतलब 0.5 होता है, ये आप यहाँ पर याद रख सकते हो। तो दैट मीन्स 1/8 जब आप लिखते हो यहाँ पर, तो आप क्या लिखोगे, 1/8 के बदले आप लिखोगे 12 1/2% लिखो, या आप लिख सकते हो 12.50% भी लिख सकते हो, ये आपको याद है। इसी तरीके से यही 1/8 को = 12.50 जब आप लिखते हो, इसको मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो, वही बन जाता है 12.50 × 8 जब करते हो, वही 100% बनता है, ये आपको याद रखना है। आपको ये सभी बेसिक वैल्यूज हैं, बेसिक चीजें, अगर ये चीजें समझ में आ रही है ना, आपको कैलकुलेशन बहुत आसान होता है, आपको कैलकुलेशंस बहुत आसान होते हैं, और क्वेश्चंस को भी आप समझ पाओगे। ये हो गया 1/8। 1/9 की बात करेंगे, 1/9 तो किस तरीके से आप करोगे, आप बोलोगे सर 100/9। अगर आप इसको देखोगे, ये 9 एज इट इज रखा, मैंने पहले बोला 9 एज इट इज रखा, अब 9 को डिवाइड करो इसके साथ, 100 को डिवाइड करो 9 के साथ, 9 1s are, ये हो गया 9 1s are, यहाँ पर क्या आएगा 9 1s are 9, बचा कितना, इस 10 से कितना बचा, एक बचा, अब ये वो एक किसके पास चला जाएगा, जो बचा हुआ एक है वो 0 के पास, ये पर 10 बन गया, तो 9 1s are 9, फिर से आ गया, फिर से वही आ गया 10, फिर क्या आएगा, इसका मतलब 11 आ गया, ठीक है, और यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर 1/9 आता है। अगर आपको ये समझ आ गया तो इसका मतलब होता है क्या है, एक्चुअली इसका मतलब यहाँ पर ये होता है, ये एक्चुअली 11.11% होता है, किसका 1/9 का। अब आप बोलोगे सर ऐसे कैसे, आप बोलोगे लिखोगे शॉर्ट में ऐसे, जो आप 6th क्लास में सीखते हो, 100/9, 9 1s are 9, 9 1s are 9, तो यहाँ से 1 बचा, ये बन गया 10, 9 1s are 9, फिर से एक बचा, अब पॉइंट आएगा, फिर से 10, फिर से एक बचा, फिर से 10, इसी तरीके से 11.11 ये आता है। कैलकुलेटर उठा लो और कैलकुलेशन कर सकते हो, लेकिन कैलकुलेटर अलाउड एग्जाम में नहीं होता है। ये आया समझ। इसी तरीके से आपको पता है 1/10 किसके बराबर है, आप लिखोगे सर 1/10 का मतलब होता है ये 10, ये 0 कैंसल, मतलब 10%, 1/10 का मतलब 10% होता है, ठीक है, ये आपको समझ में आया। अगर 1 जो है, अगर 1 किसके बराबर है, अगर 1 जो है 100% है, तो 10 किसके बराबर आएगा, इसका मतलब इस यही 1 नीचे लेकर आऊंगा, इसको मल्टीप्लाई 10 करूंगा, ठीक है, तो यहाँ पर ये किसके बराबर आएगा, ये परसेंटेज किसकी 100% हो गया, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 100/10 आ जाता है, तो ये किसके बराबर आ जाता है, इसका मतलब सॉरी 1/10 जो आता है 10%, तो यहाँ पर डिवाइड करोगे इसको 10, ये वाला 10 नहीं, ऊपर वाला नहीं, ऊपर वाला नहीं, ये वाला 10, सॉरी एक सेकंड, ये वाला 10 ऊपर नहीं डिवाइड करना था इसको,
ठीक है, ये आ गया इसके बराबर, ये आ गया, ये जीरो कैंसिल, ये बन गया 10%। समझ में आया? आई थिंक आपको कंफ्यूजन है। अगर 100% के बराबर है ना, आपको निकालना क्या है, 1/10 निकालना है, तो इसी 1 को 10 से डिवाइड करो ना, इसको 10 से डिवाइड करोगे, यहाँ से भी 10 से डिवाइड करो, तो कर लो, हो गया। ठीक है, सॉरी, ये 1/10 किसके बराबर आएगा, ये 0 0 कट हो गया, तो ये 10% ही बनेगा ना, 1/10 इज इक्वल टू 10% होता है। कुछ बात समझ में आ गई? ठीक है, देखो क्वेश्चन कैसे किया जाता है। अब ये तो आ गया आपको समझे वाला चीज, देखो क्वेश्चन कैसे लगाया जाता है। आपको डेटा इंटरप्रिटेशन, यूपीएससी में डेटा इंटरप्रिटेशन पे क्वेश्चन पूछा जाता है, जेकेपीएससी में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, और जेकेएसएसबी में मैथ्स अगर दे देंगे वो, तो यहाँ पर भी डेटा इंटरप्रिटेशन। तो लेकिन डेटा इंटरप्रिटेशन सॉल्व करना आसान होता है, इजी होता है, अगर आपको क्या यहाँ पर आएगा, बेसिक कैलकुलेशंस आ जाती हैं, बेसिक कैलकुलेशंस आ जाती हैं। वो बेसिक कैलकुलेशन क्या है, जैसे मैं एक एग्जांपल यहाँ पर लिखता हूँ, आपको इस सारा कुछ समझ में आ जाएगा। जैसे कि एक एग्जांपल मैंने लिया 50,000 एक वैल्यू मैंने लिया, ये मैंने एक 50,000 वैल्यू लिया, ये 50,000 मैंने एक वैल्यू लिया। ठीक, मैं बोलता हूं आपको मुझे निकाल के दो, इसका पहला एक तो इसका 10% निकाल के दो, दूसरा इसका 10% कितना आएगा, दूसरा मैं बोलूंगा इसका 15% निकाल के दो। ठीक है, तीसरा मैं आपको बोलूंगा इसका 20% निकाल के दो, फोर्थ मैं बोलूंगा आपको इसका 25% निकाल के दो। ठीक है, फिफ्थ में आपको बोलूंगा इसका 30% निकाल के दो। जैसे कि एक बेसिक क्वेश्चन मैंने उठाया, अगर ये आपको आ गया तो मेरा काम खत्म हो गया, जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था। 50,000 टोटल है, आई होप ये आप सबको आता होगा, लेकिन मेरा पढ़ाने का यहाँ पर ये मतलब है बेसिक फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करना उन सभी बच्चों के लिए जिनको अभी तक ये चीजें समझ में नहीं आई हुई हैं, जिन्होंने अभी तक नहीं पढ़ा है। यहाँ पर ये आप नहीं सोचो कि सर ये इजी है तो हमें ये मत दिखाओ, नहीं, मुझे इस तरीके से चलना है जो कि जिसको कुछ भी नहीं आता है वो यहाँ से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए, उसको समझ में आए मैथ्स कितना ईजी है। मैथ्स है बहुत ईजी, लेकिन पढ़ाने का ढंग होना चाहिए और सही चीजें आपको पता चलना चाहिए, किस चीज की एग्जाम में डिमांड है वो पता होना चाहिए, ना कि फजूल में चीजें। जैसे कि आपको पता है मैंने आपको क्या बोला, अगर आपको याद होगा मैंने आपको क्या बोला, 10% का मतलब क्या होता है, 1/10, जो अभी वाले वैल्यूज दिए मैंने। 15% का मतलब क्या होता है, 10 + 5, 10 + 5, 10 का मतलब ये 15% इस तरीके से भी लिख सकते हो ना, 10 + 5%, इसका मतलब क्या होता है 10% + 5%, यही है ना। 10% के बदले क्या लिखोगे, 1/10 लिखूंगा, 5% के बदले क्या लिखूंगा, 1/20 लिखूंगा। अरे यही तो लिखा ना हमने अभी, 1/5 इज इक्वल, देखो मैंने क्या लिखा था, 1/5 इज इक्वल टू 20% लिखा मैंने। इसको इस तरीके से भी कर सकते हो, 1 को एज इट इज रखो, ये 20 नीचे लेकर आओ, ये 20 आप नीचे लेकर आ गए और ये 5 यहाँ पर लेकर आ गए, तो इस 5 को इस जगह पर लेकर जाओ, इस तरीके से भी कर सकते हो ना, आपको कोई थोड़ी ना रोकेगा, आपको कोई थोड़ी ना मारेगा। जब इज इक्वल टू होता आप चीजों को एक्सचेंज कर सकते हो। समझ में आ रही बात? ठीक है, अब देखो मैंने क्या बोला, इसका 10% निकालो, किसका 10 निकालना है, 50,000 का। तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे सर 50,000 तो लिखा मैंने, लेकिन मुझे क्या करना है, इसका 10% का मतलब 1/10 मल्टीप्लाई करोगे 1/10 से, ये कैंसिल इज इक्वल टू क्या लिखोगे, सर ये आ गया 5,000। हाँ बिल्कुल, 10% जो होता है 50,000 का वो कितना आ गया, वो 5,000 ही होता है। तो 10% कितना है इसका, आप बोलोगे सर वो हो गया 5,000, इसका आंसर आ गया। ठीक है, ये क्लियर हो गया यहाँ पर। फिर मैं बोलूंगा 15%, फिर मुझे बताओ, आपको पता है ये हो गया 10% और हो गया 5%। अच्छा सर 10% तो आपने निकाला अभी, कितना 10% तो आपने निकाला ऊपर वाले में ही 5,000। अच्छा ठीक है 5,000, और फिर सर 5% कितना होगा, अरे भाई वो 10 का ही हाफ होगा ना, वो तो 2500 होगा। हाँ बिल्कुल, क्योंकि 10% अगर 5,000 है तो 5% कितना होगा, उस 10 का ही हाफ होगा 2500, क्योंकि 10 अगर 5,000 है, 5,000 अगर 10 है, तो 5% वुड बी द हाफ ऑफ द 10%, दैट मीन्स हाफ ऑफ द 5,000, दैट इज 2,500। तो फिर 500 + 2,500 कितना हो गया, 7,500, मतलब यहाँ पर 7,500 आप आंसर
लिखोगे। फिर मैं बोलूंगा 20% बताओ, आप आंखें बंद करके बताओगे, बोलोगे सर 10% तो 5000 हो गया, 20% डबल करो ना इसका सर। अच्छा डबल किया, कितना आ गया सर? ये तो 10,000 आ गया, बिल्कुल 10,000 आ गया। एक सेकेंड हो, ये तो 10,000 आ गया, ये इसका आंसर आ गया। अच्छा सर 25% कितना है? सर अगर 20% ये आपने निकाला ना, 20% 10,000 हो गया, 5% तो आपने यहां से निकाला ना 2500, तो कितना आ जाएगा? आप बोलोगे सर 12,500 आएगा ना सर, क्योंकि ये 25% का मतलब क्या होता है? एक तो 20% और तो 5%, वो तो पहले निकाला, उसके बाद सर 5% सॉरी 30% कितना हो गया सर? अगर आपने 10% ये निकाला 5,000, तो सर 10 इंटू 3, यहाँ पर आप लिख सकते हैं सर 10 इंटू 3 हो गया ना 30%, लेकिन 10% तो आपको पता ही है कितना निकाला आपने सर? सर आपने तो निकाला 5,000। अरे भाई जब 5,000 निकाला मल्टीप्लाई 3 से करो तो कितना आ जाएगा 30%? इसका मतलब सर 15,000 आ गया। आई होप ये बात आपको पूरी की पूरी समझ आ रहा है। अब सर ऐसे क्वेश्चंस को कैसे लगा लेंगे डीआई में? मैं बोलता हूं कुछ इस तरीके से। देखो कोई भी वैल्यू आपको दिया होगा, जैसे कि आपको 50,000 ही दिया गया, 50,000 ही दिया गया आपको बोला जाता है इसका कोई भी परसेंटेज निकालो। सबसे पहले इन पर मोटा मोटा क्या लिखोगे आप? इसको सबसे पहले लिखोगे 1%, तो उसके बाद लिखोगे 2% इसका, उसके बाद लिखोगे इसका 5% इसका, उसके बाद लिखोगे सपोज 10% इसका, उसके बाद लिखोगे इसका जो भी होगा, इसके बाद इसका निकालोगे 4% इसका। जैसे कि आपने कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यूज लिखे हैं, ठीक है, ये आपको पता ही है, ठीक है। 1% कितना होता है? इसका 1% कितना आएगा? इसका 1% अगर ये देखो 1% कितना होता है? इसका 1% कितना आएगा? फिर 2% निकालना, फिर 3%, फिर 10% निकालना। आपको पता है 10% कितना है सर? 10% जो होता है वो 5,000 है। क्यों 10% 5,000? क्योंकि 10% जो है इसका वो कितना आ जाएगा? वो 1/10 होता है। मैंने बोला था 1/10 होता है। मतलब अगर आप 50,000 लिखते हो, इसका 10% कितना आ जाएगा? 1/10 से मल्टीप्लाई करना है, ये और ये कैंसिल हो जाएगा सर। 10% जो होता है ये आ गया इसका 5,000। मैंने बोला था 1% किसके बराबर होता है? 100 के बराबर। ये तो आपको जनरल रूल पता है ना, लेकिन यहाँ पर किसका 1% बोलता है? यहाँ वहां पर किसका 1% बोलता है? इसका 1% बोलता है। मतलब आपको क्या करना है? आपको एक सेकेंड 10% आपने निकाला, 1% आसान है इसका, 1% आप इजीली निकाल सकते हो, ठीक है। ठीक है, ये हो गया 10%, ये हो गया 1%। 1% कितना निकालोगे आप बोलोगे सर वो हो गया सपोज 50,000 इंटू करूंगा सर 1/100 करूंगा सर, ये और ये कैंसिल हो गया सर, इसका 500 हो गया। डेफिनेटली वो कितना आ जाएगा? वो 500 आ जाएगा, ठीक है। अब आप मैं अभी ये दिखा रहा हूँ। फिर सर 1% निकाला, 2% कितना आएगा सर? 2% 1000 आएगा ना, क्योंकि 1% अगर 500 है, 2% कितना आएगा? 1000 आ जाएगा सर। 5% कितना आएगा? अगर 1 कितना है? 1,500 है, इसी को मल्टीप्लाई 5 करो, वो कितना आ जाएगा? वो 2500 आ जाएगा, ठीक है। इसी 1 का आपको 10 निकालना है, तो इसी 1 को मल्टीप्लाई 10 करो, वो कितना आ जाएगा? 5 10 50 और 2 0 50 और 2 0। 4% कितना आएगा? 2% अगर आपको पता है 1000 है, तो मल्टीप्लाई और 2 से करो, तो 2 इंटू 2 तो आपको पता ही है 2, और 2% कितना था? 1000। ये कितना आ जाएगा? ये 2000 आ जाएगा, 2K आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो एक और ट्रिक यहाँ पर आपको सीख लो। 50,000 है, 1 2 3, ये 50,000। मैं बोलता हूँ इसका सबसे पहले 10% निकालो। 10% पे क्या करोगे आप? सीधे एक लास्ट पे एंड पे वंस पे एक छोड़ोगे, मतलब ये वाला छोड़ोगे, ये कट करोगे, मतलब ये वाला पोर्शन जो आएगा ये 10% इसका आएगा, मतलब 55,000 इसका 10%। फिर मैं बोलता हूँ इसका 1% निकालो। आप बोलोगे सर ये भी मैंने काटा 10 का, और 1 के लिए ये एक काटूंगा, मतलब आप सीधे लिखोगे सर 1% के लिए कितना? आप बोलोगे सर 500 आपने निकाला। बस 1% निकाला, 10% 1% निकाल, मैं बोलूंगा 2% निकालो। आप क्या बोलोगे सर? 1% अगर 500 है, इसी को मल्टीप्लाई करो ना 2, तो कितना आ जाएगा? तो इस साइड भी मल्टीप्लाई फिर 2 करो, तो ये आ जाएगा 2% कितना बनेगा? आप बोलोगे सर 500 इंटू 2 कितना हो गया? ये 1000 रुपए हो गए। उसके बाद मैं बोलता हूँ अच्छा 3% फिर बताओ। आप बोलोगे सर 3% तो आसान है ना। क्यों आसान है? क्योंकि सर अगर ये 1% आपने निकाला, 1% ऑलरेडी आपने निकाला इसका,
वो 500 है। मुझे अगर 3 निकालना है, मैं इसको इस साइड भी 3 करूंगा, इसको इस साइड भी 3 करूंगा, और ये क्या बनेगा, ये 3% है, यहाँ पर है 5 3 15, तो ये 15 आ गया, और बाद में क्या 0 है, 2 0 और है, वो जोड़ दो। मैं बोलता हूँ 4% निकालो। आपको पता है जब 1% पता होता है ना, जब आपको 1% पता है, आप कोई भी परसेंट निकालो। 4 करो यहाँ से भी, 4 करो यहाँ से भी। अब ये 2 0 एज इट इज रहेंगे लास्ट पे, और 5 4 20, ये 20 एज इट इज आएगा। सर 4% हो गया 2000। ये कैसे? क्योंकि 2% अगर 1000 है तो 2 का डबल क्या होगा 4, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1000 का 2000 आ जाएगा। ये कुछ बेसिक चीज है जो आपको पता होना चाहिए। आप मुझे बताओगे आपको ये सेशन कैसा लगा। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो आप ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। और अगर आप चाहते हो कि मैं मैथ सीरीज लेकर आऊं YouTube के ऊपर और रीजनिंग सीरीज YouTube के ऊपर लेकर आऊं, तो ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स करो आपको ये सेशन कैसा लगा, सो दैट आपका मेरा एक ये रहता है पढ़ाने का ढंग, वो कोई भी सब्जेक्ट हो, वो GS हो, वो कोई भी चीज हो, मेरा एक चीज रहता है, वो सबको पता है, वो क्या है, मेरा ये रहता है, मैं बेसिक स्ट्रॉन्ग करता हूं। और हर एग्जाम का बेसिक्स पे ही क्वेश्चंस होते हैं। मैं बेसिक स्ट्रॉन्ग बनाता हूं और चीजों को कॉन्सेप्चुअली कोशिश करता हूं कि उन सभी बच्चों को समझ में आएगा जिसको ये चीजें बहुत टफ लगती हैं। देखो मैंने आपको पहले भी बोला, जब मैं आपको 1 साल से आपके साथ कनेक्टेड, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला होगा कि ये चीज जहन में रखो, चीजों को सीखने में टाइम लगता है, चीजों को सीखने में टाइम, लेकिन जब आप किसी भी सब्जेक्ट को टाइम देते हो विद इंटरेस्ट के साथ, एक एंथुजियास्टिक तरीके के साथ, आपको एक पूरा एक इंटरेस्ट होता है, नहीं मुझे ये चीज करना है, ठीक है, तो दैट मीन्स आपको उस सब्जेक्ट में फिर क्या बनते हो, उस सब्जेक्ट की महारत आपको आती है, आप उस सब्जेक्ट में मास्टर बनते हो। ना कि इस तरीके से मत पढ़ो, सिर्फ जॉब पर्सपेक्टिव के लिए मत पढ़ो कि मुझे जॉब चाहिए फिर मुझे आए या नहीं आए। आपको नहीं पता कि एक एजुकेशन कितना हेल्प करता है आपको पूरी लाइफ में, नॉर्मल लाइफ में भी, और एक तो जॉब में तो करेगा ही करेगा तो डेफिनेटली है, लेकिन बाकी आपकी पर्सनालिटी पे, आपका हर एक चीज, क्योंकि नॉलेज एक ऐसी चीज है जो आपका हर एक, जो आपको कोई ना तो ले सकता है, दूसरा जो आपको हर साइड से फायदा ही फायदा देगा, ठीक है। इसलिए मैं बोलता हूं, मैं बुक्स का नाम भी बताऊंगा, क्वेश्चंस लगाने कैसे होते हैं वो भी बता दूंगा। टाइम, मैं फिर से बोल रहा हूं, टाइम इस चीज को लगता है, अगर कोई JKP SI के लिए तैयारी करता, अगर वो रोज डेली बेसिस पे 40 to 45 मिनट्स मैथ्स के लेक्चर सुनता है, फिर 1 आवर खुद प्रैक्टिस करता है, मैं गारंटी देता हूं 2 से 3 महीने में उसको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आ जाएगा। वो बोलेगा मैथ्स से आसान सब्जेक्ट कोई है नहीं, और जिनका मैथ्स स्ट्रॉन्ग होता है उनका माइंड भी तेज ही होता है, ये आपको पता होना चाहिए। और ग्रेजुएट लेवल के लिए, आप ग्रेजुएट लेवल एग्जाम्स के लिए डेफिनेटली आपको मैथ्स तो आना चाहिए, मैथ्स तो आना चाहिए। बेसिक कैलकुलेशन जो होती है वो माइंड से ही आपको सॉल्व होना चाहिए विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर। फिर शॉपकीपर और आप में क्या फायदा है, अगर आप कोई सामान लेने जाते हो, दुकान पे सामान लेने जाते हो, फिर आपने 5 आइटम्स को खरीदा है अलग अलग, एक का लिया 1000, दूसरे का आपको 400 लिया, तीसरे का लिया 220, चौथे का लिया 450, तो 5 आइटम्स लिए, तो एक को लिया 15 रुपीज। आपको सीधे समझ में आना चाहिए क्या चल रहा है विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर। दुकानदार जब तक कैलकुलेशन करेगा आप माइंड से उसका बताओगे भाई इतना आ रहा है, इतना क्या इसमें कैलकुलेशन करनी है। तो फर्क लगना चाहिए जहां पर भी आप हो, सो दैट आपको जो है पता चलेगा नहीं हमारे और दुकानदार में कुछ फर्क तो है कैलकुलेशंस में, ठीक है, क्योंकि वो जनरली क्या यूज करते हैं, वो कैलकुलेटर का ही यूज करते हैं। कुछ समझ में आया? तो ये चीजें मैं आपको स्ट्रॉन्ग बना लूंगा, इवन कि रीजनिंग को तो मैं आपको मास्टर बनाऊंगा, लेकिन एक शर्त पे एक तो आपको पेशेंस होना बहुत जरूरी है। पेशेंस जब होगा आपको तब ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अगर पेशेंस नहीं है और प्रैक्टिस नहीं है, मैथ्स में चाहिए पेशेंस प्लस प्रैक्टिस, ठीक है, पेशेंस प्लस प्रैक्टिस, तब ही आपका मैथ स्ट्रांग होगा। और एक ही बार अगर आप मैथ समझते हो फिर आप हर एक एग्जाम के लिए पढ़ने की जरूरत नहीं, आप सारी चीजें कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट जरूर मेंशन करना कि आपको ये सेशन कैसा लगा।